जैसे हमारा फाइनल अकाउंट का चल रहा है टॉपिक, तो एडजस्टमेंट है वो निकाल निकाल के डिस्कस कर लेते हैं और कुछ आज एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा जी, ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो जी एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2। कहता है जी एम ए एसोसिएट्स रिसीव चेक फ्रॉम अ कस्टमर 38,000। इसको जरा आप ध्यान से पढ़ना है इस नरेशन कि एम ए एसोसिएट्स को चेक रिसीव हुआ एक कस्टमर से और 38,000। चेक कितनी अमाउंट का था? 38,000 का। आफ्टर अलाउिंग हिम 5% कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट मिलने के बाद की अमाउंट है या डिस्काउंट मिलने से पहले की अमाउंट है? के बाद की अमाउंट, कोई अमाउंट होगी पीछे कोई, उसमें 5% डिस्काउंट हुआ होगा, फिर ये अमाउंट मिल गई होगी। लेकिन एम ए एसोसिएट्स ने वो एंट्री नेट अमाउंट से कर दी। समझो क्या हो गया? एंट्री क्या होती है? जब आप डिस्काउंट भी मिले और साथ पेमेंट भी मिल जाए, तो एंट्री क्या होती है? जब डिस्काउंट के साथ साथ पेमेंट भी मिल जाए। जब कस्टमर से चेक मिलता है डिस्काउंट के बाद, तो उसकी एंट्री क्या करते हो आप लोग? एक कस्टमर से चेक मिलता है ना, वो डिस्काउंट कुछ दे दिया, कुछ चेक मिल गया उससे जी। मुझे बताएं कितना डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला है? किसका? करो 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 करो, कितनी अमाउंट? यही तो गलती करते हैं हम, यही तो गलती करते हैं हम। मेरी बात सुनो, जो देखो 38,000 का 500 क्यों लेंगे? अच्छा, क्या नाम है आपका? इमाम, मुझे ये बताओ, आप एक शॉप पे गए हो, वहां पे आपको एक फोन पसंद आ गया, वो कहते हैं जी 1 लाख रुपए का। वो क्या कहते हैं? 1 लाख का है। आपने कहा जी मुझे 10% डिस्काउंट दें। उन्होंने कहा ठीक है दे देते हैं। 10% किस पे लगाएंगे? तो 1 लाख पे लगाएंगे ना। और आपने नेट अमाउंट कितनी पे की? 10% डिस्काउंट 1 लाख कितना होता है? 10,000। हाँ जी। तो 10% किस पे लगा? 1 लाख पे। आपने पेमेंट कितनी की? कितनी की? 90 की ना? 90 की ना? तो ये 90 दिया हुआ है, तो आप 90 पे 10% लगाओगे, वो तो 9,000 बनता है। आपने किस पे 10% लगाया? जो असल अमाउंट है उस पे लगाया ना। तो इधर असल अमाउंट तो नहीं दी हुई ना, तो निकाल लोगे ना। वो कितनी अमाउंट थी जिसमें 500 डिस्काउंट थे? तो आपने नेट पेमेंट कितनी किया? 38,000। वो कितनी अमाउंट थी? बड़ी कॉमन एंट्री है भाई, इसमें तो आपको वो कितनी अमाउंट थी जिसमें 5% डिस्काउंट करें, माइनस करें, तो आपके पास 38,000 आ जाए। वो कितनी अमाउंट थी? वो कितनी अमाउंट थी? 40,000 हमें कस्टमर ने चेक देना था। हमने उसे कहा चलो यार 2,000 डिस्काउंट ले लो और 38 पूरा करो और बाकी खत्म। तो क्या एंट्री करनी थी हमने? क्या करनी चाहिए थी एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था जी। ठीक है जी। कितनी अमाउंट है? 2,000 से। और बैंक, बैंक डेबिट हो रहा, पैसे तो मिले हैं ना। कितनी अमाउंट है? 38 से मिले हैं ना, पैसे तो 38 ही मिले हैं। अब बाकी क्रेडिट क्या होगा? क्या होगा क्रेडिट? क्या चीज क्रेडिट होगी? क्रेडिट होगी। ये बचपन में आप एंट्री करते थे जब हम नई नई डबल एंट्री सीखी थी ना, फिर एंट्री करते थे जिसमें हमें सोचते सोचते 50,000 लग गए। एक्सपेंसिव होता है ये एंट्री, नहीं पता आपको? ये तो रिवाइज करने वाला है ही नहीं, ये तो डबल एंट्री। पैसे मिल गए, बैंक डेबिट,
डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और 40,000 लिया था ना डेटर से, तो 40,000 नहीं देना क्योंकि पैसे 38 मिले लेकिन माफ तो 40 हो गए ना सारे। तो जब बैंक डेटर तो खत्म हो गया ना, वो तो 40 से ही खत्म होगा, डिस्काउंट 2,000 से डेबिट होगा, और जो पैसे मिले बैंक को 38 और डेबिट हो जाएगा। असल एंट्री हमने ये करनी थी। वो कहता जी हमने एंट्री कर दी विद नेट अमाउंट ओनली, हमने एंट्री गलत जो कर दी वो ये कर दी, बैंक डेबिट 38,000 से और डेटर क्रेडिट 38,000 से, नेट से कर दी ना एंट्री कि पैसे मिले और नेट से एंट्री कर दी। ये बताया, इसको ध्यान से गौर से देखें कि उसको चेक मिला कस्टमर 38,000 का 5 डिस्काउंट के बाद, लेकिन उन्होंने एंट्री जो कर दी वो सिर्फ नेट अमाउंट से कर दी, जो पैसे मिले हैं बस उसकी एंट्री कर दी, कैश डेबिट या बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। अब गलत भी आपके पास सही भी है तो रेक्टिफाइंग बना लें। अब रेक्टिफाइंग क्या बनाएंगे, रेक्टिफाइंग बनाएंगे जी आपको डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट कितने से जी, यानी कि ऊपर जो डेटर आ रहे होंगे, क्योंकि ये वाली तो एंट्रियां पोस्ट नहीं करनी ना आपने, आप तो ये पोस्ट करनी है एंट्री, ऊपर जो डेटर आ रहे होंगे कितने, ये डेटर आ रहे हैं, इसमें से माइनस कर देना 2,000, यानी कि 2 माइनस कर देना, नहीं 2,000 ही माइनस कर देना, 2 ही माइनस कर देना, और क्योंकि ऊपर 3 0 है ना, ये भी ध्यान रखना आप, ये भी ध्यान रखना आपने ना कि ये 42,80,000 है और ये 2,000 है सिर्फ, ऐसे ही है ना। और इधर से भी 3 0 खत्म करने हैं और उधर से तो 3 0 खत्म करने, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे, ये भी ध्यान रखना, गलत ना कर देना। और यहाँ पर करंट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कोई आ रहा है पहले इधर कहीं, वो हम सेल में से माइनस कर देते हैं, पता ना आपको, ठीक है ना। तो ये एंट्री इफेक्ट चला जाएगा इसका। और एक मैंने एंट्री करनी है ये वाली, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 50,000। इससे इसका मतलब क्या है, डिक्रीज बाय 50,000, इसका लफ्जी मतलब क्या है, 50,000 से कम कर देना है, यानी कि ओपनिंग कितना आ रहा है, यानी ओपनिंग अलाउंस आ रहा है भाई 176, इसमें से 50, इसमें से 50 क्या करेंगे, इसमें प्रोविजन के लेजर में क्या करेंगे, ओपनिंग आ रहा है 176, ये 50 का मैं क्या करूं, क्लोजिंग में लिखूं या इधर लिखूं, इधर लिखूं या क्लोजिंग में लिखूं, कहां लिखूं, है क्लोजिंग में ही लिखना, क्यों, ये चार्ज पे लगा दे, ये नहीं चल रहा, ये वैसे ना चार्ज कर लेना चाहिए डेली, नीचे जाके चार्ज पे लगाया होनी चाहिए, क्लास के बाद तक इधर रख दीजिए। शाबाश। डिक्रीज बाय का मतलब क्या है कि जितना आ रहा है उसमें से 50 कम कर दो, मतलब क्लोजिंग में कितना चाहिए 126, है ना। तो इधर एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी फिर एंट्री क्या बनेगी, 50 की एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन टू बैड, उल्टी एंट्री बनेगी ना। तो यहाँ पे आ जाएगा जी बैड डेट, और बैड डेट के लेजर में जो भी आ रहा होगा उसमें ये आ जाएगा प्रोविजन से इधर, ये देखा था ना कल, ठीक है। अगर वो कहता है जी डिक्रीज्ड बाय ना कहता, वो कहता टू, डिक्रीज्ड टू, डिक्रीज टू का मतलब क्या होता है, यहां तक कर दे, बाय का मतलब होता है इतने से कम कर दे, जितना आ रहा है उतने से कम कर दे, 50 से कम करके बाकी जो बचेगा वो लिख। डिक्रीज टू का मतलब होता है कम करके यहां तक कर दे, यहां तक 50 तक चाहिए मुझे, 50 तक का मतलब क्या है, क्लोजिंग में रखते हैं आप, ठीक है ना। तो इंक्रीज टू आए या डिक्रीज टू आए वो होना क्लोजिंग में, इंक्रीज बाय आए तो 50 से बढ़ा दे, डिक्रीज बाय आए तो 50 से कम कर दे, समझ आ गई बात की, अच्छा जी, ठीक है।
Prepaid insurance in trial balance represent insurance paid in advance for next 16 months. प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी आ रही है आप देखो ना, प्री पेमेंट पहले ही आ रही है ट्रायल बैलेंस में। ये देखिए 1 जुलाई को जो प्री पेमेंट थी वो इतनी थी। 1 जुलाई पे जो बैलेंस था प्री पेमेंट का वो इतना था। हमारा ईयर एंड क्या है, तो ये प्रीपेड का 1 जुलाई का बैलेंस है, 1 जनवरी का बैलेंस है। 1 जनवरी पे 112 रुपए पे किए थे जो अगले 16 महीनों के लिए थे। तो क्या ये प्रीपेड ऐसे का ऐसे ही करंट असेट में चला जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए? यहां पर मैंने पेमेंट की अगले 16 महीनों की, शाबाश। इसमें 12 महीनों का तो एक्सपेंस में जाना चाहिए और 4 महीनों का एडवांस में। जरूरी तो नहीं कि हर दफा एक जैसी एडजस्टमेंट दे, जरूरी तो नहीं कि हर दफा एक जैसी एडजस्टमेंट दे। अब उसने क्या किया हुआ है, पहले होता था कि सारा का सारा वो एक्सपेंस में फेंका होता था, तो हम एक्सपेंस में से निकालते थे, प्री पेमेंट में फेंकते थे। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, सारा का सारा प्रीपेड में फेंका हुआ है। समझो ना, बस जो कह रहा है वो देख लो कि सारा का देखो, ये कैसे पता चला जी सारा का सारा प्रीपेड में फेंका हुआ, लिखा हुआ उसने प्रीपेड इंश्योरेंस। नीचे वो क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है जो ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस इन ट्रायल बैलेंस आ रही है ना, वो इंश्योरेंस है जो अगले 16 महीनों की है, जिसमें से 12 महीने तो 2022 के ही हो गए। वो तो नहीं प्रीपेड में जाना चाहिए, वो तो एक्सपेंस में जाना चाहिए क्योंकि उसका तो प्रॉफिट लॉस बन गया है। तो जो अगले 4 महीने, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, जो भी 4 महीनों की आएगी, इसका मतलब है हम 12 महीनों की इसमें, यानी कि 112 जो है वो कितने महीनों का है, 16 महीनों का। तो एक महीने कितना है, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कितना है एक महीने का, हाँ 7 आ गया एक महीने का। अब क्या करूं मैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों करूं, दोनों में से कुछ भी कर लें। चलो चलो मैं 4 कर दो, कितना आ गया 28 रहना चाहिए। वो प्रीपेड में, वो तो ऑलरेडी सारा का सारा प्रीपेड है। अब क्या करूं, क्या एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करूं, प्रीपेड डेबिट करो, दिमाग ही नहीं काम करता, ये लाभ नहीं है, रट्टा नहीं करना, या आप ही प्रॉब्लम है इनका। चलो चलो क्या हुआ भाई, हाँ तो क्या एंट्री क्या करूं, अच्छा जी फायदा कह रही है जी, चलो मैं फायदा की एंट्री मारता हूँ जी, लिखते हैं तो फायदा, इसकी एंट्री लिखते हैं जी क्या, प्रीपेड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 28 से। चलो जी अगला बंदा बताए जी कौन सी एंट्री करेगी, अगला नाम बताए जी, मरियम, मरियम बताओ जी, यही करेंगे, सेम करेंगे जी। और बताएं जी, ईमान, जी ईमान, एक्सपेंस टू प्रीपेड कितने से, हाँ 28 से। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन कह रहा है, हाँ सारा प्रीपेड टू बैंक, शाबाश, ये भी गलत है, एक रह गई है
ये भी रहेगी, मानो भी रहेगी। मानो तुम बताओ, मानो इतना मुश्किल नहीं है ये, समझो जरा। ऊपर चल गया था एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट भी देख लो, ये लो जी। हाँ प्रीपेड ही होता है। मानो यहाँ पे सैलरी तो नहीं डेबिट होगी, डेबिट तो नहीं आएगी ना पैसा। जो मर्जी छोड़ दो, समझो कहीं ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंश्योरेंस की अमाउंट ऊपर लिखी हुई है और नीचे डिस्काउंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो देखो ना, हमने रटा हुआ था इंश्योरेंस डेबिट कर दे, नहीं सॉरी प्रीपेड डेबिट कर दे, इंश्योरेंस क्रेडिट कर दे, है ना, और वही आप करवा रहे हैं। हद हो गई है वैसे। शुरा कर ले। अच्छा इधर देखो भाई, कोई नहीं, आप लोगों से पता नहीं क्या, अब जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा ना, फिर आप लोगों ने खुद सोचना कि आप लोगों ने क्या हरकत की है, क्यों आप लोगों से नहीं हुई। चलो मैं पहले आपको समझा रहा, ट्रायल बैलेंस देखे जी, चले जी, हाँ भाई इधर देखे थे, ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2022 का, यहाँ पर डेबिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पर आ जाए इंश्योरेंस एक्सपेंस, कितना जी, लेट्स से इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है 120, ठीक है जी, नीचे उसने एडजस्टमेंट दे दी एक ही, ठीक है जी, इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस represents, यानी कि जो ऊपर इंश्योरेंस आ रही है वो represents पेमेंट मेड इन एडवांस ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर पेमेंट पेमेंट एडवांस एनुअल पेमेंट एनुअल पेमेंट मेड इन एडवांस फॉर कमिंग ईयर। ये क्या है, कहता है जी ऊपर इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है, कहता जी हमने ईयर एंड क्या है आपका, हमने पेमेंट कब किया है और कितने दिन महीनों की पेमेंट की है, ये अब मैं लिख के तो नहीं बताऊंगा ना, 12 महीने, एनुअल का मतलब ही 12 ही होता है, कौन से 12 महीने, वो जो अगले आ रहे हैं, यानी कि जो 1 जुलाई से ऑनवर्ड 12 महीने, इसका क्या मतलब है, 6 मंथ हमारे इस साल एक्सपेंस में आएंगे और 6 मंथ प्री पेमेंट में आएंगे। उसने उस शहजादे ने क्या कर दिया, सारा का सारा किसमें फेंक दिया, हाँ नहीं कहा, सारा सारा किसमें फेंका, ये लिखा नहीं हुआ ऊपर, नाम नहीं लिखा हुआ, क्या ये प्री पेमेंट लिखा हुआ है, सच रहा है। मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक्स पे बता रहा हूँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसका जवाब आप लोगों से देना, मैंने नहीं, ठीक है, इसलिए मैं ये करा। अच्छा देखें दोबारा देखें, काफी छोड़ दो, काफी छोड़ दो, सब छोड़ दो, ये दोबारा देखें, इधर नहीं बल्कि अभी आपने सही बताया, मुझे जो बताया, क्या बताया,
कि हमारी इंश्योरेंस जो थी वो 1 जुलाई 22 से हमने पेमेंट की, जो भी ऊपर आ रही, कितनी आ रही है ऊपर, 120 आ रही, 1 जुलाई को हमने पेमेंट की और सारी की सारी एडवांस में कर दी। कितने महीनों का एडवांस है, अगले 12 महीनों का। इसका मतलब क्या है कि 6 महीने हमारे इस साल के हैं और 6 एडवांस कितने महीनों का है, 6 महीनों का। अब उस भाई साहब ने क्या कर दिया है ट्रायल बैलेंस में, सारे के सारे 120 को कहां फेंका हुआ है, एक्सपेंस में फेंका हुआ है, जबकि इसमें से 6 महीने जो है वो प्रीपेड है, उसने एक्सपेंस बढ़ा दिया हुआ है। आपने एक्सपेंस में से निकालना है और प्रीपेड में फेंकना है, ऐसा ही है ना। तो जब आप एक्सपेंस में से निकालोगे तो एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा 60 से, प्रीपेड डेबिट हो जाएगा 60 से, क्योंकि प्रीपेड डेबिट की बात, प्रीपेड हमारा ऐसा है, प्रीपेड में डालना है, इसको एसेट बढ़ाना है, तो प्रीपेड में आ गया, एक्सपेंस को कम करना है, एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, एक्सपेंस से निकल गया। अब जब आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो उसमें प्रीपेड कितना जाएगा, पहले कितना था ट्रायल बैलेंस में, 0, प्रीपेड में है कि ट्रायल बैलेंस में ना, अब कितना जाएगा प्रीपेड, 60, ऐसे ही है ना। अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओगे तो इंश्योरेंस एक्सपेंस जाएगा, पहले ट्रायल बैलेंस में कितना आ था, 120 नहीं लेके जाना आपने, आपने एडजस्टमेंट कर दिया, 60 कम कर दिया उसमें से, तो आप इंश्योरेंस एक्सपेंस भी कितना लेके जाओगे, 60। अगर ये एडजस्टमेंट ना होती तो आप सारा का सारा 120 एक्सपेंस में ले जाते हो, प्रीपेड में कुछ ना आता, है ना। मैं ट्रैवलर बता रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है प्रीपेड 112, ठीक है जी। नीचे एडजस्टमेंट में वो कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्लूड पेमेंट मेड ऑन 1 जनवरी 2022, ये यहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, 1 जनवरी 2022 फॉर कमिंग 16 मंथ्स। ये जो ट्रैवल्स में प्री इंश्योरेंस आ रही है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस आ रही है, ट्रैवल में प्रीपेड इंश्योरेंस आ रही है, इसमें ये हमने की कब थी, 1 जनवरी को कर दी थी, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, हमने 1 जनवरी को अगले 16 महीनों में कर दी थी। यहाँ आपने बताया कि ठीक है जी 12 महीने तो आपके एक्सपेंस में चले जाएंगे और बाकी प्रीपेड में रहेंगे, ऐसा ही है ना। 12 महीने कितने बनते हैं, 12 महीनों का एक्सपेंस। अच्छा जी, अब मुझे बताएं इसमें से एक्सपेंस कितना बनता है, इसमें से प्रीपेड कितनी बनती है, 84 एक्सपेंस बनता है, 28 प्रीपेड बनती है। उसने क्या कर दिया हुआ है, उसने सारा ही, उसने दिया, हाँ जी, उसने सारा ही प्रीपेड में डाल दिया। अब आप क्या करोगे, उसमें से हाँ क्या करेंगे बताओ, किसको कम करेंगे किसको बढ़ाएंगे, ये बताओ। बढ़ाएंगे, प्रीपेड को कम करेंगे, एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, ये सारे प्रीपेड में है, पहले सारा ही एक्सपेंस में था, अब सारा ही प्रीपेड में है, तो प्रीपेड को कम करोगे, कितनी अमाउंट से कम करें, प्रीपेड को कम करने का मतलब है प्रीपेड क्रेडिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से, एक 84 से करेंगे और डेबिट से करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस को, और एंट्री करनी थी, आपने बताई है ना, मैंने कहा था आपने बताई, देखो तो सही, ना मैं बार बार कह रहा हूं, उसने क्या कर दिया हुआ है, उसने क्या कर दिया हुआ है, देखो तो सही, उसने क्या किया, क्या हुआ बेचारे, यहाँ पे उसने, अब मैं लिख लिख के सामने सामने बताएंगे तो आप कह रहे हो हाँ 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 हाँ, थोड़ा आसान था, आसान था ना ये,
आपने जो ईमान गलती की थी, आपने इधर भी 28 लिखवाया था, बाकी आपकी एंट्री ठीक थी। 28 ही ना, 84, क्योंकि देखो निकालना तो 84 है ना उसमें से, देखो सारी एंट्री गलत होगी ना, असल एंट्री तो ये निकली। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत आसान था सारा का सारा। देखो ना, उसने हर दफा एक जैसी चीज तो नहीं करके देनी ना आपको। आज प्री मेडिकल चाहिए, चलो ऐसे तो नहीं होता ना, कुछ ना कुछ वो बदल भी सकता है। अब हम जी क्लास में जी मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, पेपर में फर्नीचर आ गए, देखे जी आउट ऑफ सिलेबस आ गए, हमें तो मशीनरी की थी, फर्नीचर आ गए, हद नहीं होगी मतलब। ये वाला सवाल था कि मशीनरी करा करा के मैंने फर्नीचर पूछा, तो आप कहें ओ ये तो जो सर ने कराया नहीं। चलो वो इकलौता भी होता है, मैंने बड़ा प्रेशर क्रिएट करके पूछ लिया, तो आप कहना चाहिए तो प्रेशर इस तरह पेपर में भी तो होगा ना। तो होता है बड़ा बड़ा अच्छा, आईएमसीक्यू जो बड़ा होशियार है क्या, वो क्या करेगा, वो देगा आपको एंट्री, ये प्रीपेड टू सॉरी प्रीपेड डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट, वो तो लिखी होगी, फटाफट के अंदर सामने, हाँ हाँ ये तो यही एंट्री होती है, प्रीपेड डेबिट इंश्योरेंस क्रेडिट ट्रक किया फटाफट, चलो कर सकता है ना वो कंफ्यूज, आप कहा हाँ हाँ ये तो यही है। सो पहले मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ये जो यहाँ पर उसने उसने जो यहाँ पर अंग्रेजी लिखी होती है ना, उसको पढ़ लेना चाहिए, वो क्या कह रहा है वैसे, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं था ये मैं बताऊँ आप। अब ये बता सकते हो ऑनर विल ड्यू गुड्स फॉर पर्सनल यूज 320, उसने गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले ली, ट्राइंग टू परचेजेस, क्योंकि अगर परपेचुअल है तो पीरियोडिक है तो परचेजेस, और अगर परपेचुअल है तो इन्वेंट। ठीक है जी, बात क्लियर होगी, बस यही एंट्री है, ये सवाल है, 15 में आपने कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, छोटी सी एडजस्टमेंट थी जिसमें टाइम लगा दिया। अच्छा एक और पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब आप 20 सवाल कर लोगे ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन करने जल्दी है। कभी हमें सीखे हैं 20 नंबर, आपने 20 में से 15 से ऊपर नंबर लेने हैं, ठीक है ना, और आ भी सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बताऊँ ये आपको पेपर पास हो जाएगा आपके इससे, क्योंकि देखो ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीधे सीधे फिगरें पकड़ के बस दिखनी है, आधा नंबर मिल जाता है। इससे अच्छी चीज़ क्या है उस पेपर इस सवाल में, एक ऑब्वियसली स्केच यही होगा, एडजस्टमेंट जो उसने बनाई होगी कुछ कुछ वो है। समझो जी अगर कुछ 8 एडजस्टमेंट है, 4 आपकी जानी पहचानी होंगी, 4 थोड़ी सी इस तरह की आ जाएंगी जो इंश्योरेंस वाली, कोई बात नहीं, ऑप्शन होते हैं, थोड़ा बहुत आप दिमाग भी चला सकते हो कुछ ना कुछ, यहाँ पर तो चलो मैंने फिगर नहीं दी ना आपको, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे। मार्क्स आ रहे होंगे उसके ऊपर। मसला ये है कि 100 में से 2 ही ना लेने। हाँ लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरे अगर 20 भी लगाओ ना, भी कोई एडजस्टमेंट भी हो बीच में, चलो ये नहीं कि एडजस्टमेंट आपको आती नहीं है, सारी एडजस्टमेंट तो कर ली, और क्या चाहिए, डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट कर करके थक गए, ठीक है, अक्रूवल की, प्री पेमेंट की, प्री पेमेंट भी आ जाए तो ये मुश्किल तो नहीं है, लोन की आ जाए, क्या मसला है, इसका प्रैक्टिस करो, इसको डेफिनेट की आ जाए, क्या मसला है, ठीक है ना। मैं वो कहता हूँ कि 20 में 10 तो ऐसे होंगे जो आप कहोगे ये ले लो ना, ये 10 तो रखो ना पास, ये इस तरह का सवाल है, कि 10 तो ऐसे ही मुफ्त में मिल जाने हैं ना, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट में टेक्निक थोड़ा दिमाग लगाओगे, 5 तो मिल ही जाएंगे, 5 नहीं भी होंगे चलो कोई बात नहीं, गोली मारो, 15 तो आ जाएंगे ना कम से कम, तो बाकी 35 लो, पेपर पास करो, हाँ खत्म करो, इतनी प्रैक्टिस तो कराई है। अच्छा एक और चीज, आपने प्रोविजन फॉर ऑपरेटर पढ़ा था, जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक, जनरल प्रोविजन और होती तो वो प्रोविजन ही है ना, जनरल प्रोविजन क्या होती है,
ये देखो जी, इधर जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका 5 लाख, इसका क्या मतलब है, ये देखो इसका क्या मतलब है, 5 लाख का क्या मतलब है, समझो ये एक सिनेरियो है छोटा सा, इस 5 लाख का क्या मतलब है, क्या मतलब है, हाँ गलत बोल दो, गलत बोल दो, है, हाँ बस ये इतनी सी बात है, मतलब इसमें सोच रहे हो गलत बोलो, तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, गलत बोल दो बेशक कोई बात नहीं, इसका क्या मतलब है, कितने पैसे हमने डेटर से रिसीव कर रहे हैं, जो बैड हो गए होंगे ऊपर से माइनस हो गए होंगे, जो सेल आई होगी, जो ओपनिंग आया होगा, वो लटर पटर सारा ऊपर हो गया होगा सारा, ऐसा ही है ना, ये पैसे बच गए जो कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, ये रिसीवेबल्स इंक्लूड, रिसीवर कौन से, ये वाले रिसीवर इंक्लूड मिस्टर एक्स हु इज इनसॉल्वेंट, वो बैड इंसॉल्वेंट हो गया, या हु इज इंसॉल्वेंट ही कहता है, हु इज डाउटफुल एंड रिकवरी ऑफ ओनली 60% इज एक्सपेक्टेड, ये उसके बाद कहता है जी कंपनी जनरली क्रिएट, जनरली मेंटेन प्रोविजन एट 5%, जनरली हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं 5% मेंटेन, अगर ये ऊपर वाली एडजस्टमेंट ना दी होती तो हम सिंपली करते हैं इसका 5% लेते हैं, इधर क्लोजिंग में लिखते क्योंकि मेंटेन है, और आगे वही काम शुरू कर जो हम पहले जिंदगी में करते रहे, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर वो कुछ कह रहा है, फरमा रहा है कुछ, फरमा क्या रहा है वो कि जी इसके अंदर एक बंदा है एक्स जो ज्यादा पुठिया रखने कर, और उससे हमें सिर्फ लगता है कि सिर्फ उससे पैसे, सॉरी उससे पैसे कितने लेने थे, ओइंग फीस 2 लाख, यानी कि इस 5 लाख में से 2 लाख तो वो थे जो हमने एक्स से लेने थे, इस 5 लाख में मुख्तलिफ लेटर होंगे ना, किसी ए से भी लेने हैं, बी से, सब उनसे मिला के हमारे 5 लाख आ रहे हैं ना, ऐसा ही है डेटर्स का है ना ऊपर, ये इसमें मुख्तलिफ होंगे ना, सुन लो बात को, इस 5 लाख में मुख्तलिफ डेटर होंगे ना, उन डेटर्स में से एक शहजादे थे हमारे मिस्टर एक्स, उनसे हमें 2 लाख लेना था, और उनके हालात ठीक नहीं है, और पता चला कि उनसे सिर्फ हमें 2 लाख का 60% ही मिल पाएगा, तो डाउटफुल कितना हुआ, 40%, तो इसका मतलब है कि 40% इज योर स्पेसिफिक प्रोविजन, ये सिर्फ टैक्स के ऊपर, और नॉर्मली हम कितने की प्रोविजन क्रिएट करते हैं। अब मसला ये है कि मुझे यहाँ, अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर प्रोविजन कितनी लिखूं, तो क्या करेंगे, 5 लाख टोटल लेटर है, 5 लाख में से 2 लाख एक्स का है, और 3 लाख बाकियों का है, जो बाकियों का उन पे तो 500 प्रोविजन क्रिएट होगी क्योंकि वो तो जनरल है, और जो एक्स का है उसके ऊपर 60 नहीं होगी, 40 होगी, क्योंकि 60% तो रिकवरी का है, अगर वो, अच्छा आप पेपर में, अच्छा अगली एडजस्टमेंट बता के आएगी पेपर में कि जी वो उसने कहा जी और डाउटफुल है और लगता है कि 60% रिकवर नहीं होगा, इधर 60 आएगा, फिर सोची पड़ जाओगे अच्छा जी वहां पे तो 60 माइनस 40 लिखा रहा था, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, इंग्लिश बदल जाएगी, थोड़ा बहुत जज्बात बदल जाना चाहिए इस बात। अच्छा आप क्या है, यही है स्पेसिफिक दो बस, और कोई काम नहीं है। अच्छा बताएं कितना आता है, 80,000 स्पेसिफिक प्रोविजन आ गई, 15,000 जनरल प्रोविजन आ गई, टोटल 90, ये टोटल प्रोविजन आ गई जो हमें चाहिए, तो रख लो 95 बस, और क्या करना है, बाकी वही काम है जो करते रहे पहले, ये जनरल स्पेसिफिक होगी, तो मुश्किल काम है नहीं ना, मुश्किल काम, हम बच्चे करते हैं जी 5% मेंटेन करनी है, 5 लाख 500 लगा,
और भाई वो कह रहा है पहले पहले 5 लाख के अंदर 2 लाख है, उसके ऊपर स्पेसिफिक है, बाकियों के ऊपर जनरल है। 5 लाख को तोड़ो, स्पेसिफिक पर से ज्यादा करो, जनरल ज्यादा करो, जनरल पे 5 मिनट लगा दो, स्पेसिफिक पे लगा के गेम ओवर करो। ठीक है। अब उसने एक सवाल में क्या किया, परसेंटेज नहीं दी, मैं तो परसेंटेज से कराया ना, उसने क्या किया आपको देखिए, इसको सिर्फ इतना ही देख लेते हैं जी। इधर देखिए, कहता है जी कि ऊपर अलाउंस आ रहा है 270 का, नीचे कहता है जी अलाउंस फॉर डॉक्यूमेंट इज टू बी मेंटेन्ड, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट पे इतना अलाउंस चाहिए और इस पे इतना चाहिए। क्या करेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे, क्योंकि उसने हमें 80,000 15,000 खुद दे दिए, तो 95,000 खुद दे दिया, उठा के लिखो इसमें, तो ये भी इस वाला तो ये भी नहीं करना जो मैंने कराया, इसको देख के घबरा नहीं जाना ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं है तो कहने दो, उसे खुद क्या परसेंटेज लगा के खुद दे दिया जी, ये लो जी ये प्लेट में रखो, तो ये है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और मजे की बात, आपको पहले रिवाइज कराता हूँ फिर आपसे एडजस्टमेंट पूछता हूँ। देखिए इधर मैंने कहा था कि परचेज की एंट्री आप कब करते हैं, जब स्टॉक रिसीव हो जाए। याद करो, याद करो वो बात, परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं, जब मैंने रट्टा लगवाया था आपको, ये परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं, जब स्टॉक रिसीव हो जाए। परचेज कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री क्या करते हैं परचेज की, परचेज टू कैश या पेबल कुछ, परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं, जब स्टॉक रिसीव हो जाए। अगर स्टॉक रिसीव नहीं हुआ तो परचेज भी रिकॉर्ड नहीं करनी, अगर स्टॉक रिसीव हो गया है तो परचेज भी रिकॉर्ड करनी है। अगर स्टॉक रिसीव नहीं हुआ और परचेज रिकॉर्ड करनी हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, स्टॉक को रिसीव करवाएंगे, परचेज को बाहर फेंकेंगे, परचेज को बाहर फेंकेंगे, स्टॉक को मिला ही नहीं, आपको स्टॉक कहां से जबरदस्ती लेके आएंगे। यानी कि दोनों काम सेम होने चाहिए, या स्टॉक रखो और परचेज भी रिकॉर्ड करो, या स्टॉक की तरह रखो और परचेज की तरह रिकॉर्ड करो, ये आधा आधा तीन तरह का नहीं होना चाहिए जी, परचेज रिकॉर्ड हुई है स्टॉक नहीं मिला हुआ, या स्टॉक मिला हुआ तो परचेज रिकॉर्ड हुई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और स्टॉक अगर आपको मिल गया हुआ है तो वो स्टॉक लिस्ट में आना चाहिए, आना चाहिए। और अगर स्टॉक नहीं मिला हुआ तो स्टॉक लिस्ट में आना चाहिए, नहीं है। अगर स्टॉक नहीं मिला हुआ और स्टॉक लिस्ट में आ रहा है तो जुर्म है। और अगर स्टॉक मिल गया हुआ और स्टॉक लिस्ट में नहीं आ रहा, स्टॉक अगर मिल गया है तो स्टॉक लिस्ट में भी आना चाहिए और परचेज भी रिकॉर्ड होनी चाहिए, स्टॉक नहीं मिला तो स्टॉक लिस्ट में भी नहीं आना चाहिए और परचेज भी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। ये रट लिया, ये एडजस्टमेंट आ सकती है 1.5 नंबर की, बता दूं, ये रट लो, इसकी कोई मुश्किल, ये कोई बात मुश्किल नहीं ना है। अच्छा चलो ये देखिए जी, मैं उसका लफ्जी मतलब समझाता हूँ। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज इतना, क्लोजिंग स्टॉक कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी 9 लाख। फिजिकल स्टॉक टेकिंग रिवील्ड है, जब हमने उनकी काउंटिंग की तो पता चला कि एक स्टॉक था जो रिसीव हुआ सप्लायर से बिफोर द ईयर एंड, मतलब ईयर एंड से पहले रिसीव हो गया हुआ, वाज टेकन इनटू स्टॉक, लिस्ट में आ भी गया हुआ, लिस्ट में आ भी गया हुआ, मिल भी पहले गया और आना भी चाहिए था, बट परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्योंकि बिल नहीं मिला तो परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई। अब मुझे आप बताएं कि जो स्टॉक मिल गया इसको उठा के बाहर फेंक दूं या परचेज को कहूं रिकॉर्ड होना चाहिए था, कि रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, परचेज टू पे, बस इतनी सी बात है। अब आप परचेज में 150 ऐड करोगे, पेबल में 150 ऐड करोगे। अब बात वालों में वो उल्ट करेगा, वो कहेगा, अब अभी ना देखो, वो कहता कि जी स्टॉक मिल गया था बिफोर द ईयर, लेकिन वो स्टॉक लिस्ट में शामिल नहीं था और वो इसमें भी शामिल नहीं था,
लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो इसमें भी शामिल नहीं होगा। देखिए स्टॉक पहले मिल गया हुआ और उसकी परचेज की एंट्री भी हो गई हुई है, लेकिन स्टॉक लिस्ट में शामिल नहीं है। अब इसमें मैं शामिल करूंगा, क्या एंट्री करूंगा, ये पीरियोडिक सिस्टम है ना, तो इस 9 लाख में 150 ऐड कर दो, बस क्लोजिंग स्टॉक हार होगा लिख दो, क्योंकि इसमें पीरियोडिक में तो क्लोजिंग स्टॉक बस प्लस माइनस करके फिगर ही आनी है ना, बस जो लिख दिया लिख दो। समझ आ गई? क्योंकि परचेज रिकॉर्ड है, स्टॉक लिस्ट में नहीं है, स्टॉक में शामिल करो, 9 लाख में शामिल कर दो, बस ये बात है। आप पढ़ना और देखना कि जी मैंने बताया है कि जब आप स्टॉक परचेज, जब आपके पास स्टॉक आ गया है, अगर स्टॉक रिसीव्ड बिफोर ईयर एंड है तो वो आना चाहिए इन स्टॉक लिस्ट भी। स्टॉक लिस्ट का मतलब है कि वो स्टॉक की वैल्यू में भी आना चाहिए उसको, क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर दी हुई है उसमें भी शामिल होना चाहिए, यानी कि इंक्लूडेड इन फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और उसकी एंट्री भी इन परचेज होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई? अब ये भी एडजस्टमेंट जो है ना बड़ी बार बार आती है, ये एडजस्टमेंट भी ना बहुत आती है। हर दूसरे तीसरे बात हो तो पेपर में भी आ जाए, बड़ी मोटी सीधी सीधी एडजस्टमेंट है। आपको जब कर लोगे ना, इनको आप इकट्ठी कर लो, बार बार उसको सॉल्व करते रहो, आप ऐसे करोगे पेपर में। अब ये एडजस्टमेंट है, ये मैं करवाई थी ना आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 5 लाख की है, इसमें से 75 इन्वेंट्री 75% जो है वो गुड में है, बाकी जो है वो थोड़ी डैमेज हो गई है, जो कि बिकेगी 60% ऑफ द नॉर्मल सेल प्राइस, और नॉर्मल सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्लस 20% है। सेम मैं कहता हूँ आप इस एडजस्टमेंट को 2-3 दफा सॉल्व करके रख ले, इधर आया तो ठा 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 किया, चलो ठीक है ना। मैं अगर इसको करूं, मैं ऐसे अगर करूं, मैं कहता हूं जी 5 लाख की इन्वेंट्री है, 75% तो कितना बनता है इसका, 375, तो ये तो गुड है, इसकी एनआरवी तो ज्यादा ही होगी, ये कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट आ गई, इसकी एनआरवी करने की जरूरत ही नहीं, ये ज्यादा ही होगी, और ये हमेशा लोअर ही होगी, ये वाली कॉस्ट, ठीक है ना। बाकी कितनी बच गई है 25%, 125 ये डैमेज है, और ये नॉर्मल सेल प्राइस का 60% पे ही सेल होगा। अब नॉर्मल सेल प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस, नॉर्मल सेल प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा ना, ठीक है ना, ऐसा ही है ना, सेल इज इक्वल टू या प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है ना। नॉर्मल सेल प्राइस कितनी है, नॉर्मल सेल प्राइस नहीं दी हुई ना, कॉस्ट 125,000 है, तो प्रॉफिट कितना है 20%, 125,000, ऐसे ही है ना। आपके पास सेल प्राइस निकलेगी नॉर्मल सेल प्राइस, या आपके पास नॉर्मल सेल प्राइस आ गई, 150,000 आ गई नॉर्मल सेल प्राइस, नॉर्मल सेल प्राइस का 60% जो आपकी क्या है, हाँ तो ये एनआरवी, अब 9,000 में ये आपकी आ गई एनआरवी, एनआरवी का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और इसमें कॉस्ट ऑफ कमीशन भी कोई नहीं, कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी कोई नहीं, सिर्फ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दी हुई 90,000, 90,000 आपकी ये आ गई। अब इसका मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आएगी 375, इसमें से लोअर ये है और इसमें से लोअर ये, इन दोनों को जमा किया तो आपके पास स्टॉक की वैल्यू आ गई। यही करते रहे ना जिंदगी में, ये बार बार आएंगे एडजस्टमेंट्स, 2-3 दफा करोगे आप ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। हर दफा नहीं सोचना है, आप क्वेश्चन पढ़ो लगेगा हाँ ये तो मुझे पता कैसे। तो जब आप तैयारी करनी शुरू करोगे घर में, ये कल भी किया था, ये आज भी किया है, ये अब तीसरी दफा करेंगे तो आप ऐसे कर लेंगे,
हाँ इसमें मैक्सिमम क्या करता है कि जी 60% नॉर्मल शेयर प्राइस आफ्टर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ 15,000 जो कल आया था। तो फिर ठीक है नॉर्मल शेयर प्राइस में 90,000 15,000 माइनस कर दो तो वो आ जाएगा, आया था ना कल। तो ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, मैं बताऊंगा 20 में से 15 नंबर आप आराम से ले सकते हो अगर आप तैयारी सही कर लो तो मुश्किल बात नहीं है ये, है ना। ऐसे सिर्फ एक दफा, अच्छा मैं हूं ना तो मैं 5-6 सवाल था मुश्किल मुश्किल कर रहा हूँ सारे कंप्लीट प्रैक्टिस कर, उसके बाद जितने भी सवाल आ रहे हैं ना मैं आपकी एडजस्टमेंट्स भी एक दफा पूरे पूरे कर लूँ, बाद में रिवीजन करो, मैं एडजस्टमेंट करते रहूँ एडजस्टमेंट करते रहूँ एडजस्टमेंट करते रहूँ। डिफरेंट डिफरेंट भी होगी तो आप उसमें से कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे ना। मैक्सिमम मैंने आपको करा दी है, यही कुछ है।